नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। देखते हैं कि मैंने पिछली जो वीडियो या मेरा पिछला जो क्लास रहा है, मैंने आपको बताया था कि संसद की संरचना, ठीक है ना, कि संसद के कितने भाग हैं और किससे मिलकर के संसद का गठन होता है। उसी के संबंध में आज भी टॉपिक है। और ये चूँकि हमने बताया था कि संसद का जो गठन है उसके 3 भाग हैं या 3 बॉडी हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का गठन होता है। उसी के क्रम में देखेंगे, विस्तार करते हुए आज देखेंगे कि राज्यसभा की संरचना जो है यह कैसी है, और ख़ासकर जो इसके राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है, सभापति, उपसभापति है, राज्यसभा का गठन है और संवैधानिक उल्लेख उसका क्या है, ये सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है ना। देखते हैं कि राज्यसभा है ना, जिसे ये राज्यसभा है। हमने कल भी चर्चा किया था, सीटों के आवंटन के संबंध में भी बताया था। देखिए अनुच्छेद 80, ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना में यानी कि राज्यसभा का गठन कितने सदस्यों से होगा? तो जैसा कि जानते भी हैं कि राज्यसभा का जो गठन है वह 250 सदस्यों से होता है। पीछे भी मैंने बताया था कि 250 सदस्य हैं वह राज्यसभा की संरचना में शामिल होते हैं, यानी कि 250 सदस्यों का चुनाव होता है। तो 250 सदस्यों यानी अधिकतम राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्या है अधिकतम कितनी है? 250। कल भी मैंने बताया था, इसकी पिछले वीडियो भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 250 सदस्य जो हैं अधिकतम राज्यसभा के हैं, जिसमें से 238 सदस्य जो होते हैं, 238 सदस्य जो होते हैं राज्य तथा संघ राज क्षेत्र के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वे मतदान में शामिल होते हैं, या वे जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं वही लोग उसमें भाग लेते हैं। ठीक है। तो राज्य तथा संघ राज क्षेत्र के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा 238 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है ना। इसमें लेकिन ये जानना जरूरी होगा, जैसे जहाँ जहाँ विधानसभा होगी, जिन राज्यों में या संघ राज क्षेत्रों में विधानसभा होगी, उन संघ राज क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि संघ राज क्षेत्रों में केवल 2 ही राज्य को शामिल करता है, दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है ना। यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग ले सकते हैं। ठीक है ना। उन्हीं का निर्वाचन किया जा सकता है, जिसका कि आपने देखा होगा, इसका संवैधानिक जो उल्लेख है भारतीय संविधान का भाग 4 आपने देखा होगा। संविधान का भाग जो भाग 4 नहीं, अनुसूची 4 है। अनुसूची 4 यानी कि राज्यसभा सीटों का आवंटन जो है यह अनुसूची 4 में दिया गया है। जो अनुसूची 1 से लेकर के 12 अनुसूची तक उल्लेख किया गया है, तो प्रत्येक अनुसूचियों के विषय अलग अलग हैं। तो इसमें भी देखेंगे जो अनुसूची 4 है, ठीक है ना, वह राज्यसभा के सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान करती है। तो ये 4 अनुसूची में ये भी बराबर कंपटीशन में आपके प्रश्न आते रहते हैं। तो 4 अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो 238 सदस्य जो राज्य तथा संघ राज क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, ये हो गया। तो 238 सदस्य ये हैं, और 12 सदस्य हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे, तो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त है कि जो नाम निर्देशित किए जाएंगे 12 सदस्य, वे जो है 4 क्षेत्रों में पारंगत हो। ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नाम निर्देशित किए जाते हैं, तो बता रहे हैं कि उन्हें 4 क्षेत्रों में पारंगत होना पड़ता है। कौन कौन सा क्षेत्र है?
पहला है साहित्य, है ना, साहित्य के क्षेत्र में पारंगत हो, विज्ञान के क्षेत्र में पारंगत हो, कला के क्षेत्र में पारंगत हो और समाज सेवा के संबंध में पारंगत हो। यह 4 विषय हैं। इन 4 विषयों में या इन जो 4 क्षेत्र हैं, इनमें जो व्यक्ति पारंगत होगा उसे ही राज्यसभा में नाम निर्देशित किया जाएगा। तो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। तो ये क्षेत्र हो गया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, पूछता है बराबर कंपटीशन में। इसी तरह से वनडे कंपटीशन में बराबर प्रश्न आता है। जैसे अनुसूची से भी आता है कि राज्यसभा सीटों के आवंटन के संबंध में संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों के आवंटन। या राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में किया गया। सेम इसी तरह से क्वेश्चन आता है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है, पूछता है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधियों, है ना, को राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित किया जाता है या राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया जा सकता है, तो 238 सदस्य होंगे। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को द्वारा उसे निर्वाचित किया जाता है। फिर पूछता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का नाम निर्देशन होता है या मनोनयन होता है, तो 12 सदस्य। बराबर क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का नाम निर्देशन नहीं किया जाता। तो इस 4 के अलावा कोई जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा है, तो बीच बीच में कहीं पत्रकारिता कर देगा, तो वो पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। तो ये सभी 4 ही क्षेत्र हैं। 4 ही क्षेत्र में वो राष्ट्रपति जो है, जो व्यक्ति पारंगत होता है इन 4 क्षेत्रों में से, तो 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं वह अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इनका चयन किया जाता है और एक फार्मूला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। इनका निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला बनाया गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का भी निर्वाचन किया जाता है ना, उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन किया जाता है, और जो सदस्य हैं राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका भी चुनाव इसी तरह से किया जाएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव तो है ही, अप्रत्यक्ष चुनाव के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। ये शब्दावली संवैधानिक रूप से ये दिया गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। चलिए आगे, सबसे इम्पोर्टेंट है अवधि, कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था कि राज्यसभा कैसा सदन है, यह अस्थाई सदन है। हमने बताया था कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ठीक है ना। तो यानी कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता। और जो इसके सदस्य हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके सदस्यों का जो चयन होता है 6 वर्ष के लिए इसके सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन एक शर्त है कि 6 वर्ष के कार्यकाल तो होगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना, ये तो जानना जरूरी है। तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य जो होते हैं, कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य जो होते हैं वह 2 वर्ष के बाद, है ना, पदमुक्त होते रहते हैं। पदमुक्त होंगे, नया आएगा, है ना, इस तरह से ये कंटिन्यूटी बनी रहती है, एक तरह से रिन्यूअल होते रहते हैं। तो यह कभी कभी उसी व्यक्ति को चुन लिया जाता है, नए व्यक्ति आते हैं, पुराने जाते हैं, तो ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसीलिए यह अस्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष के लिए है। लेकिन 1/3 सदस्य जो हैं, पूरे सदस्यों में से 1/3 सदस्य जो हैं 2 वर्ष के बाद जो है पदमुक्त होते रहते हैं। ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि यह भी बराबर कंपटीशन में पूछता है,
ठीक है ना। या यूँ पूछते हैं, सीधा सीधा पूछ देता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य जो हैं 2 वर्ष के बाद पदमुक्त होते रहते हैं। इस तरह से बराबर क्वेश्चन जो है कंपटीशन में बना रहता है। चलिए देखते हैं कि राज्यसभा, ये तो सामान्य बातें हो गई। अब देखते हैं कि राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है, तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो राज्यसभा का अधिवेशन होता है एक वर्ष में 2 बार निश्चित किया जाता है। यानी कि राज्यसभा का जो निर्वाचन होगा एक वर्ष में 2 बार होगा, परंतु प्रथम बैठक के नियत तिथि में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए शर्त है, ये कह रहा है कि राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में 2 बार बुलाया जाएगा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो नियत तिथि, प्रथम बैठक की जो नियत तिथि है उस तिथि में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके पहले आपको करा लेना पड़ेगा। तो वर्ष में, यानी कि राज्यसभा का जो अधिवेशन होगा तो वर्ष में 2 बार होता है, 6 माह पे 2 बार होता है, ठीक है ना। यह अधिवेशन जो होता है मुख्य रूप से एक परिपाटी रही है और संवैधानिक व्यवस्था रही है कि जब राज्यसभा का अधिवेशन होता है उसी समय लोकसभा का भी अधिवेशन होता है, या लोकसभा का जब अधिवेशन होता है तो राज्यसभा का भी अधिवेशन होता है। इस तरह से बनाया गया है। लेकिन ये सामान्य तौर पे अधिवेशन तो होता है वर्ष में 2 बार, लेकिन राज्यसभा के कुछ विशेष अधिवेशन भी होते हैं, जैसा कि यह जानना जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पूछता है बराबर वनडे कंपटीशन में कि राज्यसभा का विशेष अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जा सकता है। तो राज्यसभा का विशेष अधिवेशन जो बुलाया जाता है यह भारत में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 यदि प्रवर्तन में हो या लागू हो, यानी कि यह राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की बात कह रहा है। यानी कि राज्यसभा का विशेष अधिवेशन तब बुलाया जाएगा जब देश जो है आपातकाल की स्थिति में हो, या देश में आपातकाल लागू करना हो या लागू हो गया हो। इस तरह की बातें जो है ये विशेष अधिवेशन के लिए हैं। यदि ये कह रहा है कि अनुच्छेद 352, 356, 360, ठीक है ना, को यदि लागू करना है तो राज्यसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एक कंडीशन में और बुलाया जा सकता है कि मान लीजिए कि लोकसभा भंग हो गई हो, है ना, लोकसभा भंग हो गई हो और राज्यसभा को किन्हीं विषयों पर कानून बनाना हो और लोकसभा नहीं है, तो भी क्या है कि विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसी भी परिस्थिति, देखिए यह संवैधानिक व्यवस्था है कि राज्यसभा को इसीलिए नहीं भंग किया जा सकता कि यदि मान लीजिए लोकसभा भी भंग हो, ठीक है ना, तो और देश को कानून बनाने की आवश्यकता हो या किसी प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता हो तो राज्यसभा से ही काम चल जाता है। तो राज्यसभा का विशेष अधिवेशन अनुच्छेद 352 लागू हो तो भी बुलाया जा सकता है, 356 लागू तो भी बुलाया जा सकता है, 360 लागू करना है तो भी बुलाया जा सकता है। यानी कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन राज्यों में, और जो है अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल। ऐसी स्थिति में विशेष अधिवेशन राज्यसभा का बुलाया जा सकता है। यह कंडीशन बनाई गई है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं कि जो राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं और मुख्य रूप से राज्यसभा के संचालन के संबंध में होते हैं, जो राज्यसभा सही रूप से चले, उसके सही रूप से अधिवेशन हो, है ना, सदस्य कौन आएंगे, कौन जाएंगे, किसको बोलना है, किस पे मत देना है, ये सारी व्यवस्थाएं सदन की, यानी राज्यसभा सदन की सारी व्यवस्थाओं का संचालन जो है विभिन्न प्रकार के प्राधिकारियों के माध्यम से कराए जाते हैं। तो राज्यसभा का सबसे पदेन सभापति जो होता है, यानी कि राज्यसभा का सभापति जो होता है या पदेन सभापति जो होता है, कौन कहलाता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। ये
तो मान लीजिए छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए कि पदाधिकारी जो होते हैं यानी राज्यसभा के जो राज्यसभा के जो सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और क्या है, उपराष्ट्रपति के संबंध में भी मैंने पढ़ाया था आपको, पिछली वीडियो मेरी देखेंगे तो आपको मिलेगा। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मुख्य रूप से अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने का भी कार्य करता है। जो सदस्य नए आते हैं उनको शपथ दिलाने का भी कार्य कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति के अलावा राज्यसभा का उपसभापति भी होता है कि मान लीजिए सभापति का पद रिक्त हो किसी कारण से या अनुपस्थित हो, ठीक है ना, तो ये व्यवस्था बनाई गई है कि यदि सभापति नहीं है यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति नहीं है तो उपसभापति ही सर्वेसर्वा होता है और सारे अधिकार जो सभापति को दिए गए होते हैं वही अधिकार उपसभापति को भी मिल जाते हैं पद रिक्त होने पर, ठीक है ना। तो उपसभापति भी होता है राज्यसभा का, सभापति की अनुपस्थिति में कार्य करता है। साथ ही साथ यह देखेंगे कि ऐसी भी स्थिति यदि आ जाए कि राज्यसभा का सभापति भी ना हो और उपसभापति भी ना हो, ठीक है ना, मान लीजिए दोनों नहीं हैं, तो यदि दोनों नहीं है तो राष्ट्रपति का ये विवेकाधिकार है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है ना। यदि दोनों सदस्य नहीं हैं, सभापति भी ना हो उपसभापति भी ना हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति ही यह कार्य देख सकता है, ठीक है ना। ऐसा पूछता है कभी कभी छोटे परीक्षाओं में पूछ देता है कि जैसे राष्ट्रपति नहीं है तो कार्य कौन देखेगा, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कार्य कौन देखेगा, है ना। तो इस तरह की जो परिपाटी चली आ रही है या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, सभापति नहीं है, सभापति नहीं है तो उपसभापति कार्य देखेगा, उपसभापति भी ना हो तो राष्ट्रपति जिसे नाम निर्देशित करेगा वह चार्ज में रहेगा, वही कार्य सदन का कार्य जो है यह देखता रहेगा। तो जैसा कि मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है तो डाउनलोड होने में भी समस्या हो जाती है, तो 10-15-20 मिनट की वीडियो ही पर्याप्त है आपके लिए। और इसी तरह से अगले क्रम में चलेंगे, आपको बताएंगे कि राज्यसभा के कार्य कौन से हैं, राज्यसभा की शक्तियाँ कौन सी हैं। यह कंटिन्यूटी बना रहेगा। और जैसा मुझे विश्वास है कि वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना। तो मुझे अच्छा लगेगा और अपने अनुसार या अपने भरोसे के अनुसार मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और कम शब्दों में, सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास भी मैं कर रहा हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।